जा रहे हैं अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। क्या होता है भैया, देखो विद्युत द्विध्रुव अभी हमने देखा था, उसके अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो तो वहाँ पर हम उसकी जो मतलब स्थिति, उसकी जो तीव्रता की गणना है वो हम करेंगे, ठीक है ना। वो जो P पॉइंट है, वो जो बिंदु है, वो उसकी कितनी तीव्रता है विद्युत द्विध्रुव से। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो हमने विद्युत द्विध्रुव बनाए, ए और बी पॉइंट ले लिए, जैसे +2 और -2 है, इनकी दूरी हम मानते हैं 2 है। और हमें पता है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तीव्रता क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव क्या होती है भाई, आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश बटे में उसकी दूरी है ना द्विध्रुव की, तो Q बटे में 2a हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही चीज़ है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव, जहाँ पर हमने P पॉइंट एक ले लिया एक अक्ष पर, उस तरफ है ना, अक्ष पर ले लिया हमने उस तरफ P पॉइंट। अब देखो क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, देखो भाई माना A भी एक विद्युत द्विध्रुव है, देखो भाई इसके कारण क्या हो रहा है, A से +2 से जो बिंदु जो है उससे क्या होगी, दिशा इस तरफ जाएगी, दूर भगाएगा बिंदु P को। और ये वाला जो है जो पॉइंट B है जो -Q, वो क्या करेगा, इस बिंदु P को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो एक इस तरफ जाएगी B की तरफ और एक A से दूर भागेगी। तो अब गणितीय व्याख्या इसकी करेंगे और हम तीव्रता निकालेंगे। तो विद्युत माना A भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है, ठीक है ना। उनके बीच के अल्प दूरी 2a है तथा K परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। तो ये हमने द्विध्रुव की बात करी। अब अल्प बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो हमने क्या माना है कि O से P तक जो है ना, वो मतलब A और B के बीच में हमने वो को माना है, ठीक है, सेंटर। तो उससे दूरी जो P है वो R है, ठीक है ना, O से P तक दूरी जो है वो R है, ठीक है। और अब बिंदु A पर उपस्थित +Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। तो पहला हमारा काम क्या है, A पर उपस्थित +Q के कारण बिंदु P की तीव्रता। तो क्या कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4 एप्सिलॉन K और गुणा में Q बटे में और R² को हम यहाँ क्या लिखेंगे, A और P की दूरी, तो AP² हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी दिशा कहाँ होगी, हमें पता है ये दूर की तरफ है, तो A से P की तरफ, ठीक है ना, ये दिशा होगी। अब AP क्या होगा, AP² हमने लिखा, तो दिशा हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे। देखो P से O तक R दूरी है, ठीक है। तो हमें पता है A से B तक क्या होती है, 2a दूरी होती है, और 2a का आधा क्या होता है A, तो A से O तक दूरी A हो जाएगी। तो A और जब R को माइनस करेंगे, है ना, A को पूरे R से, A और P के O से दूरी को माइनस करेंगे तो हमारी निकल आएगी कौन सी दूरी, हमारी AP दूरी निकल आएगी, ठीक है। तो वही करना है, OP - OA करेंगे, तो यहाँ पर हम R - A² रख देंगे। अब उसके बाद हमने ये चीज़ फॉर्मूले में बैठा दी। अब बिंदु B पर उपस्थित -Q के कारण बिंदु P की तीव्रता निकालनी है। तो अब वो कैसे निकालेंगे, देखो वही फॉर्मूला रखेंगे और हम यहाँ पर B से P तक की दूरी रखेंगे, वही सेम चीज़ें होगी। और इसकी दिशा क्या होगी, भाई पास बुला रहा है तो इसकी दिशा होगी P से B, है ना, P से B। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, B से P की दिशा कैसे निकालेंगे, हमें पता है 2a जो है O से B तक की दूरी क्या है A, और P से O की दूरी क्या है R। तो A और R को जोड़ देंगे तो इसकी दिशा निकल आएगी, मतलब हम R + A² रख देंगे यहाँ पर फॉर्मूले में। अब हमें पता है भाई जो EA है ना, वो पास है P से, तो उसका क्या होगा, उसका तीव्रता ज़्यादा होगी किससे, B से -Q से, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता जो होगी, और हमें पता है इसकी दूरी कम है ना, दूरी से पता लगा रहे हैं ना हम यहाँ पर, और वो दूर है, इस वजह से इसकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। E1 की तीव्रता अधिक होगी E2 से। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर परिणामी तीव्रता, पता है हम परिणामी कैसे निकालते हैं, अगर दो चीज़ दी रखी है और उन दोनों में से बड़ी चीज़ का छोटी वाली से माइनस कर तो परिणामी निकल आएगा। तो हम E1 का माइनस E2 से कर देंगे। तो हम इस तरह से फॉर्मूले में रखते हैं, E में ये उनका माइनस करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर कॉमन आ जाएगी सारी चीज़ें। बहुत बड़ी मैथमेटिक्स इसमें लगेगी, क्या क्या है देखो हम वही बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर
इनको क्या कह देंगे, इनको कॉमन कर लेंगे। जो हमारा Q है, दोनों में Q आ रहा है और नीचे हमारा O एप्सिलॉन नॉट K है, इन दोनों को कॉमन कर लिया तो 1 में अब अंदर क्या आया हमारा r माइनस ए स्क्वायर और माइनस करके 1 माइनस आर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो भाई इनका एलसीएम लेंगे, ऊपर चली जाएगी, मतलब एलसीएम इस तरह से हम ले लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, जो कट रहा होगा उसे काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई 4r है और बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको अभी हम खोलेंगे आगे जाकर। अब यहाँ पर हमें पता है कि a जो है वो बहुत छोटा है। a जो है, जो a 2a दूरी है और a जो है वो बहुत छोटी होती है, a जो दूरी है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम उपेक्षा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसकी उपेक्षा कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे, ठीक है, संसार से हटा देंगे। उसके बाद हम केवल आर स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, वो जो 4ar है, हमें पता है 4ar है ना, 4ar किसको दर्शा रहा है, सॉरी 4ar को हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 4ar को कैसे लिख सकते हैं, हम 2 गुणा 2QR लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें पता है नीचे R क्या है, R जब 2 का 2 मल्टीप्लाई R 4 हो जाएगा, 1 से R कट जाएगा तो R क्या आएगा, R 3 हो जाएगा, ठीक है, R की पावर 3 हो जाएगा, 1 से R कट गया। अब देखो हमें पता है 2QA को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2QA को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई क्या मुझसे, अच्छा हाँ, हमने Q को अंदर ले लिया, सॉरी, तो हमने अंदर ले लिया तो 2QA हो गया। अब मैं बता 2QA को हम क्या लिख सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं, मतलब P लिख सकते हैं। तो हम यहाँ P लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई P हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये संख्या हमारी बाहर आ गई है। अब इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र किसका हम कह रहे हैं, ये अक्षीय स्थिति पर रखे बिंदु का, ठीक है ना, जो कि आई है E इज इक्वल टू में 1/4 एप्सिलॉन नॉट K गुणा में 2P बटे में RQ बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या, ये निर्वात में अगर K बराबर 1 होगा तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब देखेंगे निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, तो ये बहुत बड़ा मैथमेटिक्स हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखो क्या होता है, जब कोई बिंदु द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रखा हो, ऐसे सेंटर में रखा हो, लंबवत रखा हो, ठीक है, कोई P पॉइंट, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, किस तरह से हम देखेंगे, देखो भाई P पॉइंट रखा है तो हमने द्विध्रुव लगा रखा है, A जो होगा वो जब P पर वो करेगा तो वो उसको दूर की तरफ भेजेगा, तो उसकी दिशा जो इसकी तीव्रता होगी द्विध्रुव की वो बाहर की तरफ होगी, इसकी जो होगी B की वो अंदर तरफ अपने अंदर मतलब खींचेगा उसको, ठीक है ना। तो माना A भी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो प्लस Q व माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव के लंबार्धक पर बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब हम चित्र देख सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने इस तरह बड़ा सा वाला चित्र बना सकता है, ये प्लस Q है माइनस Q, A भी पॉइंट है, A जो है प्लस P, जो पॉइंट P है उसको इस तरफ दिशा में भेज रहा है, मतलब बाहर की तरफ, और जो हमारा माइनस Q वो P को अंदर की तरफ दिशा में कर रहा है, ठीक है ना। और जो हमने O से P तक दूरी मानी है वो R मानी है। अब यहाँ पर हम क्या देखो भाई, क्या मैथमेटिक्स लगाएंगे, बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बस E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K और मल्टीप्लाई बाई Q बटे में AP स्क्वायर, जो हमारे इसका तीव्रता का विद्युत द्विध्रुव की फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, तो ये भी इस तरफ हम लिख देंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 बना दिया हमने, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर होना क्या है कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैसे हम निकालेंगे। देखो भाई यहाँ पर एक हमें पता है ट्राइंगल सा बन रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है यहाँ पर, ट्राइंगल बनना है। तो अब हम इन्हें डायरेक्ट तो प्लस कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई एंगल से बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, यहाँ पर बिंदु P पर 2 एंगल बन रहे हैं, जो परिणामी क्षति देखो भाई, एक E1 इधर जा रहा है, एक E2 इधर आ रहा है, तो इनका परिणामी बीच में निकलेगा। इसको हम पता लगा लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे हम पता लगाते हैं इसको, यहाँ पर देखो एक परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइपोटेनियस है सामने परपेंडिकुलर के। तो हमें पता है कि जब हम
आधार जो है हमारा बेस है उसको जब कण से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो कॉस थीटा आता है। और जब हमें क्या निकालना है, हमें आधार की वो निकालनी है। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा ई जो परिणामी है, तो ई परिणामी हम क्या ले लेंगे, हम जब आधार को नहीं रखेंगे और कण का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हाइपोटेनियस का, तो वो आ जाएगा कॉस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा E1, है ना। हमारा E1 क्या है, हमें E1 पता है ना, हमारा E1 क्या है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेनियस बोल रहे हैं कण। तो E1 गुणा में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हमारे परिणामी 1। अब देखो भाई इसी तरह जो नीचे के साइड जो E2 है उसका भी देखो भाई, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने कण है और कण आधार बटे में कण क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का जब मल्टीप्लाई किससे करते हैं, कण से, तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार आ जाएगा, मतलब E2 कॉस थीटा। तो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा को प्लस करेंगे तो हमारा परिणामी आ जाएगा। और हमें पता है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बाय किसके भाई, यहाँ पर जो हमें इस तरह से दिख रहा है क्योंकि ये क्या है समान है ना। यहाँ पर आधार जो है जो यहाँ पर परिणाम है वो समान है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, E1 बराबर E2 है तो E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा को हम E1 cos थीटा E1 cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस हो गए 2 E1 cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम इसको रख देंगे भाई cos थीटा को, और 2 cos थीटा मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो जब ये पूरा इस तरह से सॉल्व होगा, बहुत बड़ा इसमें मतलब आएगा, मतलब अभी बहुत सारा मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता लगेगा कि ये जो है ये आधा, मतलब जो हमारा अभी हमने अक्षीय निकाला था ना, तो ये आधा होता है अक्षीय क्या बोलते हैं, तीव्रता से, ठीक है। अक्षीय स्थिति की तीव्रता से आधा कम होता है हमारा निरक्षीय स्थिति की तीव्रता, है ना। तो ये होता है इज इक्वल टू में 1/4 के, या हम के का मान 1 रख के हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि P बटे में हमारा 2P था, यहाँ P बटे में R³ कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर ये क्या देखी थी, तीव्रता देखी थी इसकी, ठीक है ना। अब हम यहाँ देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में तुलना। तो तुलना अब हम करेंगे इन दोनों की, जो अक्षीय हमने पढ़ी अभी और फिर निरक्षीय की। अक्षीय में क्या होता है, इस स्थिति में बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, और यहाँ पर इस स्थिति में बिंदु द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है, मतलब लंबवत स्थित होता है, ठीक है। ऊपर पॉइंट के ऊपर स्थित होता है, जो हमारा ए और बी को बीच में एक पॉइंट होता है, वो उसके समद्विभाजक मतलब लंब पर स्थित होता है। दूसरा, इस स्थिति में किसी छोटे वैद्युत का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति की तुलना में दुगना होता है। तो यहाँ हमें पता है इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो वो है ना, तो वो किसकी तुलना में, निरक्षीय स्थिति की तुलना में वो होता है, डबल होता है, दुगना होता है, और अक्षीय स्थिति की तुलना में आधा होता है। तो निरक्षीय स्थिति की तुलना में इसका विद्युत द्विध्रुव जो तीव्रता है ना, वो क्या होती है, अधिक क्या होती है, दुगनी होती है, और इसकी कम होती है, आधी होती है। फिर तीसरा अंतर है, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर द्विध्रुव अक्ष की दिशा के अनुदिश विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर द्विध्रुव अक्ष की दिशा के अनुदिश विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है। और ये वाला क्या कह रहे हैं, इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव अक्ष की समांतर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। अच्छा, ये दिशा को बता रहा, तो यहाँ पर जो हमारा अक्षीय स्थिति है उसकी जो दिशा है वो कैसी है, वो लंबवत है, मतलब जो उसकी दिशा होती है अक्ष पर है ना, तो लंबवत है, और वो प्रति समांतर होती है, प्रति समांतर, है ना। तो ये क्या है, वो अक्षीय में क्या है, लंबवत है, और ये कैसी होती है, ये प्रति समांतर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने इनमें अंतर देखा। और यहाँ पर हम विपरीत दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव पर बल जो घूमने का कार्य करता है, जिसे बल का प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। तो ये इस तरह से हम कुछ चीज़ देखें।